जो सर्वेइंग माइनर पेपर था, आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्लान ऑफ द मैप was photocopied to a reduced size such that original line 100 mm की कोई लाइन थी मेरे प्लान पे, वो आज मेजर कर रही है 90 mm। ओरिजिनल स्केल था मेरा 1:1000 का। कहता है व्हाट इज द रिवाइज स्केल। तो पहले इस सवाल को एक और ढंग से वो पूछ सकता था। वो कह सकता था कि एक मैप जो किसी टाइम पे मेरा 1:1000 स्केल का था, वो आज श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है, तो रिवाइज स्केल बताइए। अब क्योंकि इसमें वो मेरा श्रिंक हो गया है, तो जो 100 mm की लाइन थी वो अब 90 mm की हो गई है। इन रियलिटी जो प्लॉट होगा, जो ऑन ग्राउंड होगा, वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, पर पहले मैप पे जो 100 mm था अब 90 mm है। तो यानी कि जो मेरा स्केल है वो क्या होगा, छोटा और हो गया है। ग्राउंड पे मेरी जो डिस्टेंस है मैं उसे और छोटा दिखा रहा हूं मैप पे। इसको, इस केस को हम श्रिंक का केस भी कहते हैं। श्रिंक, मैप श्रिंक करना या स्केल चेंज हो जाना। अभी हमारा क्या है कि जो 100 mm था वो 90 mm है, तो कितना श्रिंक फैक्टर कितना आया मेरा, करेंटली इतना है, ओरिजिनल इतना था, तो 0.9 आ गया मेरा श्रिंक फैक्टर। रिवाइज स्केल क्या होता है, श्रिंक फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल स्केल। तो 0.9 इंटू 1/1000, ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 1/1111.1। तो ये हो जाएगी रिवाइज स्केल। इसे कंसेप्चुअली भी हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, मेरा स्केल छोटा हो गया और ओरिजिनल स्केल से मेरी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो और कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, क्यूमुलेटिव एरर्स, बोथ एक्सीडेंटल एंड क्यूमुलेटिव एरर। एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है। क्यूमुलेटिव मतलब सपोज मेरा कोई टेप है, टेप की लेंथ थी 20 मीटर, बट वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 2.1 मीटर हो गया है। तो जब मैं कोई भी डिस्टेंस इस टेप से मेजर करूंगा, हर एक सिंगल मेजरमेंट में एरर जरूर आएगा, और एरर जो होगा वो सेम साइन का होगा। तो ये क्यूमुलेट होती जाएगी, ये बढ़ते जाएगी, ऐड होते जाएगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये एरर मेरी बढ़ते जाएगी। जबकि एक्सीडेंटल एरर कैसे होते हैं, लेवलिंग है, लेवल ट्यूब है, स्लाइट लेफ्ट था, एग्जैक्ट मेरा वो सेंटर पे नहीं था, पर ऑब्जर्व करने में मुझे लगा सेंटर पे है, मैंने रीडिंग लेनी शुरू कर दी। नेक्स्ट रीडिंग में फिर मैं ही देख रहा हूं, तो अगेन मैंने जो रीडिंग लेनी शुरू कर दी, वो इन जनरल क्या होता है, कभी मैंने स्लाइड लेफ्ट देखा हो, कभी मैंने स्लाइड राइट देखा हो। तो एक्सीडेंटल एरर अपने आप में कंपनसेट होता रहता है, यानी कि कुछ टाइम तक वो पॉजिटिव हो गया था, कभी नेगेटिव हो गया था, तो ये आपस में कैंसल आउट, निगेट हो जाता है। क्यूमुलेटिव एरर तो बढ़ते या घटते ही जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, तो ये मैथमेटिकल लॉ पे चलता है। जबकि एक्सीडेंटल एरर है वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है, क्या प्रोबेबिलिटी है उस एरर के होने की। तो इसका आंसर हो गया 2। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जैसे ही वर्ड आए ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यानी एंगल एंड डिस्टेंस। तो यहां पे कोई स्टेशन है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली d, इसको ऐड कर लेते हैं।
ये डिस्टेंस है d। ये एंगल मैंने लिया मान लो स्टेडिया हेयर के बीच में अल्फा। अब ये एलिवेशन देखना है मुझे, h मान लो इसको, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एलिवेशन या हाइट h कितना आएगा, d इंटू tan अल्फा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशंस ऑफ स्टेशंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। ये करेक्ट है। ठीक है। डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज इट्स इंक्लिनेशन विद ग्राउंड सरफेस। अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलती है और डिप क्या होता है। डिप होता है वो एंगल जो मैग्नेटिक नीडल बनाती है इस लाइन के रिस्पेक्ट, अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में जो ये लाइन बनाती है, वैसे ही मैग्नेटिक नीडल डिप करती है। तो नॉर्थ में कहां जा रहा है सरफेस, और मैग्नेटिक लाइंस कहां जा रही है, डिप कर रही है। तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ एंड ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, करेक्ट। साउथ एंड में क्या है, यहां से निकल रही है, तो मैग्नेटिक नीडल स्लाइटली अपवर्ड मूव कर जाएगी। इन सदर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ एंड ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, रॉन्ग। द अमाउंट ऑफ डिप वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, करेक्ट। यहां पे मेरा डिप ज्यादा है, यहां पे मेरा डिप ज्यादा है। इक्वेटर पे मेरा डिप 0 आ रहा है, सरफेस और मैग्नेटिक लाइन पैरेलल है क्योंकि। तो इस आंसर के हिसाब से ऑप्शन क्या है, 2, 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स करेक्शन। ट्रेवर्स करेक्शन क्या होता है, मैंने एक ट्रेवर्स बनाया, सपोज वो क्लोज्ड ही नहीं हुआ। अगर ये दोनों पॉइंट मेरे नोन है तो मुझे पता चल गया एरर कहाँ है या कितना एरर है। एरर को कैसे करेक्ट करते हैं, या किसी भी केस में एरर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एंगुलर मेजरमेंट में या लीनियर मेजरमेंट में। ठीक है, इन दोनों की वेटेज देखी जाती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है, कितनी एक्यूरेसी वाला यूज किया है। कुछ केसेस में एंगल ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करते हैं, कुछ केसेस में लेंथ, कुछ में दोनों। तो इनको करेक्ट करने के मेथड होते हैं बोर्डिच रूल, ट्रांजिट रूल, एक्सिस मेथड। ये अलग अलग मेथड हैं। एक्सिस मेथड कब यूज होता है, जब एंगल बहुत ही प्रिसाइसली मेजर किया हो, तो पूरा का पूरा जो मेरा करेक्शन लगता है वो ओनली लेंथ पे लगता है, यानी कि एंगल इज मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली। ऑप्शन बी करेक्ट है। RL ऑफ पॉइंट ए, ये सब तो आप मतलब प्रैक्टिकली सोच के भी कर सकते हो। RL ऑफ पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, इसका RL कह रहा है 100 है। बैक साइड ऑफ ए इज, कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां रखा है, बैक साइड जब मैंने ए के ली तो रीडिंग कितनी आई, 2.455। फिर कह रहा है बी सीलिंग पे है, बी पॉइंट यहां कहीं है सीलिंग पे। इसकी जब मैंने फोर साइड ली तो रीडिंग आई 2.745। ये कैसे ली, पहले 2.745 सीलिंग पे है तो सीलिंग का RL कैसे लिया, मैंने जो मेरी स्टाफ था उसको उल्टा पकड़ा है, सीलिंग टच करा के नीचे, यानी सीलिंग पे 0 है और नीचे टोटल लेंथ आ रही है, नीचे लेंथ इंक्रीज कर रही है 0 to 2.745। और यहां पे मैंने वर्टिकल ही पकड़ी है जो उसका प्रॉपर वे है, उसमें आ रही है 2.455। पूछ रहा है RL ऑफ पॉइंट बी कितना होगा,
तो 100 प्लस ये हो जाएगा RL ऑफ पॉइंट बी। इसमें एक ही रीडिंग आ रही है इतनी ज़्यादा, जिसमें एडिशन है 105.25। इनको ऐड भी करोगे तो यही वैल्यू आएगी। 2 points C and D are opposite bank of river, reciprocal levels are reading। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है, आप सिर्फ उसको विजुलाइज कीजिए, बना के देखिए कि वो क्या बन रहा है। जैसे ही आप बना लेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा। C and D are opposite बैंक ऑफ द रिवर। मान लीजिए यहाँ पे कहीं रिवर है, अपोजिट साइड पे मेरे C और D पॉइंट्स हैं। रेसिप्रोकल लेवल्स आर टेकन। स्टाफ रीडिंग ऑन C, लेवल एट C। मैंने लेवल जब C पे रखा, लेवल एट C का मतलब ये नहीं होता है कि C पर ही रख दिया, यानी कि बैक साइड जो मैंने ली या जस्ट इसके नियर बाई जो लिया, ये दोनों ये यहां पे आ गया। C पे एकदम मैंने रखा है कि हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये है, तो रीडिंग आई है मेरी 2.156। तो मैंने बैंक के इस साइड रखा है। और D की रीडिंग कह रहा है ये आया है 3.568। अब पहले ये लिखते ही मुझे समझ आना चाहिए कौन सा पॉइंट हायर है, कौन सा पॉइंट लोअर है। इस ग्राउंड से इतनी डिस्टेंस 2.156 है। सेम यहां से नीचे 3.568 जा रहे हैं, तो यानी कि D समहाउ यहां कहीं होगा, तो D विल बी लोअर देन C। ये मुझे ऐसे ही समझ आ गया है। सेकंड कह रहा है कि जब मैंने D साइड रखा है लेवल, तब मैंने जब रीडिंग ली है, तो बैक साइड इसकी आ रही है 3.262 D पे रीडिंग, और जब मैंने यहां पे लिया है तो ये आ रहा है 1.968। तो कहता है ट्रू स्टेटमेंट, कौन हायर है लोअर है, यानी इन दोनों के बीच में एलिवेशन का करेक्ट डिफरेंस पता करना है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, C इज हायर है, मुझे पता चल गया है कितने से हायर है। व्हाट इज द डिफरेंस इन लेवल इन बोथ? 3.568 माइनस 2.156, इससे कुछ वैल्यू आएगी। $1.412। सेकेंड केस की देखते हैं डिफरेंस कितना है। 3.262 माइनस 1.968, तो ये आ गया 1.294। एक टाइम पे दिखा रहा है कि इतना एलिवेशन डिफरेंस है, एक टाइम पे दिखा रहा है इतना एलिवेशन डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट एलिवेशन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे बस। तो 1.412 प्लस 1.294 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है C 1.353 एंड C इज हायर। ठीक है, सर्वेइंग ए प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली। प्लेन टेबल से सर्वे करने का सबसे बड़ा मेरिट ही यही है। यहां पे मैंने प्लेन टेबल रखा, यहां पे मैंने अपना स्टेशन, यहां पे मैंने कोई चीज साइट की और ड्रॉ कर दी, साइट की और ड्रॉ कर दी। सपोज ये टोटल डिस्टेंस इस स्टेशन से 10 मीटर थी, मैंने स्केल लिया है 1:1000 का, यानी कि तो मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे कट कर दिया, 10 सेंटीमीटर पे कट कर दिया। ये पॉइंट अगर A है तो ये मेरा प्लॉट हो गया A, ये पॉइंट अगर मेरा B है तो ये मेरा पॉइंट हो गया B। तो यानी कि हम साइमल्टेनियसली प्लॉट करते हुए जाते हैं, साइट करते हैं, प्लॉट करते हैं, साइट करते हैं, प्लॉट करते हैं। कंटूर इंटरवल इज नॉट कांस्टेंट, कंटूर इंटरवल इज कांस्टेंट। कंटूर इंटरवल क्या होता है? दो कंटूर मैंने बनाया है। पहले कंटूर क्या होता है?
वो लाइन जो सेम एलिवेशन को कनेक्ट करती है उसको कंटूर कहते हैं। यानी कि ये लाइन कनेक्ट किसको करेगी, हर 500 मीटर हाइट के एलिवेशन को। ये लाइन कनेक्ट करेगी 510 मीटर को। तो कंटूर इंटरवल कितना हुआ, 10 मीटर का। तो ये हम एक मैप में कांस्टेंट रखते हैं, नॉट कांस्टेंट का है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डायरेक्ट मेथड इज चीपर देन इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैंने एक लेवलिंग स्टाफ लिया, लेवल लिया और लेंथ मेजर करता चला, इस तरीके से लेवल करना। ये बहुत छोटे प्लॉट पे तो चीपर पड़ता है, पर अगर बहुत अनइवन ग्राउंड है, बड़ा एरिया है, डिस्टेंस है, तो ये बहुत ज्यादा क्लमजी, बहुत ज्यादा हेक्टिक और बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये हो जाता है पूरा कॉस्टली। सो इट इज नॉट चीपर देन इनडायरेक्ट। इंटर विजिबिलिटी कैन बी असर्टेन्ड बाय कंटूर मैप। कंटूर मैप से इंटर विजिबिलिटी देखी जा सकती है। क्या होता है, मैं यहां खड़ा हूं और मुझे यहां पे कुछ रीडिंग लेनी है, ये विजिबल है। अब मैं यहां खड़ा हूं और ये पॉइंट, ये लाइन ऑफ साइट में विजिबल नहीं है, यानी ये इंटर विजिबल नहीं है। वो कह रहा है इंटर विजिबिलिटी कैन बी असर्टेन्ड बाय कंटूर मैप से। यस, क्या करते हैं, ये जो लाइन है मेरे कंटूर के 510, 520, और इन दोनों का डिस्टेंस मुझे कैसे पता होगा, स्केल से। मैप किस स्केल पे बना है वो मैं पता कर लूंगा। इसको मैं प्लॉट करूंगा एक्स और वाई एक्सिस पे। अब यहां पे मैं प्लॉट करते चला तो यहां से मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ये इंटर विजिबल है दो पॉइंट की नहीं है, या कहीं पर बहुत मैसिव कोई क्लिफ आ रहा है, कुछ आ रहा है, या डिप्रेशन आ रहा है। तो ये करेक्ट है। लास्ट कह रहा है स्लोप कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय कंटूर। स्लोप कैन बी डिटरमाइंड। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्स डिस्टेंस में कितना वाई गेन किया। तो यहां पे 500 था, यहां पे 510 था, तो यानी कि 10 मीटर गेन किया। कितने डिस्टेंस पे किया, सपोज 50 मीटर पे गेन किया, तो क्या मैं स्लोप लिख दूंगा, स्लोप इक्वल टू 10/50। तो स्लोप कैन बी मेजर्ड बाय कंटूर। कंटूर में आपका स्केल दिया है, रोड का अलाइनमेंट दिया है, ग्रेडियंट दिया है, यानी कि रोड मेरी चढ़ रही है। कंटूर दिया है, पहाड़ का दिया है, देखो 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, यानी कि मैं हायर एलिवेशन पे जा रहा हूं। 0 मीटर से 10 मीटर से फर्स्ट 30 मीटर है, ठीक है। कह रहा है ये ग्रेडियंट 4% का है। नेक्स्ट, टू गेट द पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट टू द नेक्स्ट कंटूर ऑफ द मैप, कह रहा है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ आर्क विथ ओ। ठीक है, यानी कि मैप में कितनी डिस्टेंस बनाऊंगा मैं कि जो 4% ग्रेडियंट पे मेरी रोड जाए और उससे मीट कर जाए नेक्स्ट कंटूर से। तो इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि स्लोप जो 4% दिया है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 4% को क्या मैं 1/25 भी लिख सकता हूं, या इसको आपको नहीं आता है, ठीक है। 1/25 का स्लोप है। 1/25 का स्लोप क्या, 25 मीटर जब, या 25 यूनिट जब डिस्टेंस यहां जा रही है तो 1 मीटर एलिवेशन बढ़ रहा है, 25 मीटर पे 1 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है, कंटूर के बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना था, 20 का। तो 1 मीटर बढ़ने के लिए मुझे कितनी लेंथ की जरूरत पड़ रही है, 25 मीटर रोड की, जो इस स्लोप पे जाएगी। तो 20 मीटर
क्योंकि इनका डिफरेंस 20 है। 20 मीटर बढ़ने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 20 इंटू 25, 500 मीटर। तो 500 मीटर रोड लेंथ मुझे चाहिए। ये तो हो गया ऑन ग्राउंड। उसमें मैप ऑफ स्केल दिया है, स्केल ऑफ मैप दिया है 1:20,000 का, और आंसर है सेंटीमीटर में। 1:20,000। तो स्केल क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मीटर में है, सेंटीमीटर में कर लेते हैं इसको। x इज इक्वल टू 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। तो मैप में मैं कितना बनाऊंगा, 2.5 सेंटीमीटर खींच दूंगा। वही आर्क होगा जो मुझे चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ओ टू नेक्स्ट कंटूर। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लैंग्वेज समझनी है मेन कि पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है। नॉट एक बीच में डाल देगा, इनकरेक्ट डाल देगा। अब आप क्वेश्चन को फ्रेम ही नहीं कर पा रहे, पढ़ ही नहीं पा रहे हो कि क्या है क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट है एलिडेट किसके काम आता है। एलिडेट क्या होता है, एक स्केल होती है जिसमें दो जगह साइट वेन दिए होते हैं, एक आई के लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए। ये कहाँ यूज करते हैं, प्लेन टेबल पे। प्लेन टेबल पे साइटिंग एंड प्लॉटिंग एलिडेट के साथ होता है। एरो, सुआ, ये किस काम के यूज होता है, एक चेन जब हम खींच लेते हैं लेंथ तो एक एरो गाड़ देते हैं। लीडर एरो गाड़ते हुए चलता है, फॉलोवर एरो कलेक्ट करते हुए चलता है, और जितने एरो फॉलोवर के पास होंगे वो हो जाती है मेरी टोटल चेन लेंथ। सो एरो इज यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। बबल ट्यूब लेवलिंग के काम आता है। स्टेडिया हेयर थ्रोबोलाइट में काम आता है। स्टेडिया हेयर कुछ नहीं है, ये है। तो 3124 डी। Main plate of theodolite is divided into 1440 equal 60 division of vernier 59। लीस्ट काउंट पूछ रहा है। लीस्ट काउंट आपने देखा होगा क्या होता है। लीस्ट काउंट का अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये सीधा फॉर्मूला है। अब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होगा, मेन स्केल पहले कितने होती है थ्रोडलाइट में, 360 डिग्री की होती है। 360 डिग्री को उसने कितने में डिवाइड किया है, 1440 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी। अब आंसर सेकंड में है तो हम सेकंड में ही डायरेक्ट निकाल लेंगे। 360 डिग्री को उसने 1440 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यही हो गई एक पार्ट की लेंथ, या मैं कहूँ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मिनट्स में किया तो 60, सेकेंड्स में किया तो मल्टीप्लाइड बाई 60। ये आ गया मेरा 900, और n कह रहा है डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो है 60। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया मेरा, 900/60 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स आ गया आंसर। ठीक है। इन एरियल फोटोग्राफ एवरेज फोटो स्केल इज 1/22,000। फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। फ्लाइंग हाइट दी है 5000। एलिवेशन ऑफ डेटम पूछा गया है। पहली चीज तो ये देखना करो, अगर क्वेश्चन जल्दी करना है, आंसर किस यूनिट में दिया है। आंसर मुझे यहाँ कहाँ दिया है, मीटर में, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही करूंगा मीटर से। सेकंड है एरियल फोटोग्राफी में मेरे पास फॉर्मूला होता है स्केल इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन फ्लाइंग एलिवेशन या फ्लाइंग हाइट अपॉन एलिवेशन ऑन ग्राउंड। तो स्केल दिया है 1/22,000। फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर दिया तो 0.02।
अपॉन 5000 माइनस h। तो 5000 माइनस h इज इक्वल टू 4400। सो h इज इक्वल टू 600 मीटर। तो एलिवेशन ऑन ग्राउंड मेरा हो गया 600 मीटर। In a vertical curve, an upgrade of 3% is followed by a downgrade of 2%. The rate of change of grade is 0.06% per 20 meter chain. The length of vertical curve will be। आंसर अगेन चेन में दिया है, तो मैं पहले से ही चेन्स के टर्म में बात करूंगा। 0.06% चेंज हो रहा है पर 20 मीटर चेन या पर चेन लेंथ। एक चेन में 0.06% मेरा चेंज हो रहा है। टोटल परसेंट कितना है? अपग्रेड को क्या मानते हैं हम? पॉजिटिव, डाउनग्रेड को नेगेटिव। तो टोटल चेंज इन ग्रेड क्या होगा मेरा? -2। तो ये +5%। इतना मेरा ग्रेड चेंज हो रहा है, इतना मेरा टोटल ग्रेड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना लेंथ ऑफ कर्व होगा? 0.06 में एक चेन हो रहा है। 1% में कितनी लेंथ चाहिए होगी चेन की? 1/0.06 चेन। और 5% में कितनी चाहिए होगी? 1/0.06 इंटू 5 चेन। तो ये आएगा 83.33 चेन्स। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फॉलोइंग ऑफसेट्स वर टेकन फ्रॉम द चेन लाइन इन रेगुलर बाउंड्री इंटरवल 10 मीटर। ऑफसेट लिए हैं इरेगुलर एरिया के हर 10 मीटर पे, और ये दिए हैं मुझे ऑफसेट। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से एरिया निकालना है। तो 0, 2.5, 3.5, 5, 4.6, 3.2 और 0। ये हो गए ऑफसेट। ये डिस्टेंस बराबर रहेगी जो इंटरवल उन्होंने कहा है, ये हर 10 मीटर पे है। ठीक है, कहता है एरिया कितना होगा। तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला सिंपल है हमारा, डी इंटरवल मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट बाई 2 प्लस रिमेनिंग ऑफसेट्स। फर्स्ट ऑफसेट 0, लास्ट ऑफसेट 0, तो 0। तो ये हो गया 10 इंटू इन सबका समेशन 2.5, 3.5, 5, 18.8। तो ये आ गया 188 मीटर, या जो भी यूनिट में है। ये इन मीटर स्क्वायर है, मीटर ये ऑफसेट मीटर में दिए हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ वाई लेवल। नंबर 7। ये क्या होता है? बेस प्लेट के नीचे फुट स्क्रूज होते हैं। इनको अपोजिट डायरेक्शन में हम घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? बबल ट्यूब को एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाने के लिए लेवलिंग के काम आता है। तो इसका नाम है फुट स्क्रूज। ठीक है, टेल्यूरोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मतलब आप पॉइंट कीजिए, मेजर कर लेगा। ये यूज करता है माइक्रोवेव। तो ये हो गया डिस्टेंस। क्लिनोमीटर क्या होता है मेरा? एक ऐसा डिवाइस होता है, इस पे पेंडुलम टाइप लटकता है। जितना स्लोप होगा ये उस पे एंगल बता देता है कितने स्लोप का है, और इससे हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो
इंक्लिनोमीटर हो गया स्लोप। पेंटाग्राफ, पेंटाग्राफ मेरा काम आता है अगर मेरे पास एक कोई मैप है या वो है, उसको रिप्रोड्यूस करना है किसी और स्केल में, तो ये उसको ट्रेस करके रिप्रोड्यूस करने के काम आता है। थोड़लाइट हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए काम आता है। प्रिज्म स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ किस काम के लिए आते हैं? ये ऑफसेट के लिए आते हैं। पर 90 डिग्री प्रिज्म स्क्वायर से 45 डिग्री में हो जाता है। ठीक, प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट डिस्कस करने हैं। मेटल बॉक्स, मेटल बॉक्स प्रोटेक्टिव केसिंग है और कुछ नहीं है। पिवट क्या होता है? पिवट है जिसपे मैग्नेटिक नीडल फ्रीली हैंग कर रही होती है, तो इट इज सेंट्रली लोकेटेड पार्ट। लिफ्टिंग पिन क्या करता है? पिन को लिफ्ट कर देता है जब हमारा प्रिज्मेटिक कंपास यूज में नहीं है। ये वियर एंड टीयर को बचाता है इसके लिए। तो लिफ्टिंग पिन इज प्रोवाइडेड राइट बिलो द साइट वेन एंड मैग्नेटिक नीडल इज हार्ट ऑफ द कंपास। मैग्नेटिक नीडल से ही तो सारा काम करेंगे। BCDA, ठीक है। फिर थियोडोलाइट, थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। प्रिज्मेटिक कंपास मेजरिंग एंगल्स इन सर्वेइंग। प्लेनीमीटर एरिया फाइंड करने के लिए होता है। ये क्या करता है? ट्रेस करते हुए चलता है, ट्रेस करते हुए चलेगा। इर्रेगुलर एरिया भी होगा तो उसको ट्रेस करते हुए चलेगा और उसका एरिया ऑफ क्लोज फिगर प्लेनीमीटर बना देता है। लेवलिंग रॉड किस काम के लिए आती है? ये आती है हाइट डिफरेंस के लिए। लेवलिंग रॉड हम लगाते हुए चलते हैं या कहीं स्टाफ लगाते हुए चलते हैं, एलिवेशन डिफरेंस पता चल जाता है। क्वेश्चन है, इन अ लेवलिंग एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन। तो कौन कौन सी साइड्स होती है हमारे पास? एक होती है बैक साइड, एक हो गई बैक साइड, एक हो गई इंटरमीडिएट साइड, एक होती है फोर साइड। अब सपोज ये मेरा ग्राउंड है, इस पे मुझे लेवलिंग करनी है। कोई एक स्टेशन ऐसा है जिसका मैंने या तो RL पता है या अज्यूम कर लिया, आर्बिट्ररी ले लिया, जैसे हम 100 ले लेते हैं, ताकि इसके रिस्पेक्ट में देखूं कि कितना अंडुलेटिंग ग्राउंड है। तो यहाँ पे मैंने अपना सपोज टोटल कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया। अब यहाँ से जो मैं फर्स्ट रीडिंग लूंगा वो नॉन RL पे लूंगा एंड दैट रीडिंग इज कॉल्ड बैक साइड। यहाँ से जो मैं राइट साइड रीडिंग लेता हूँ वो फोर साइड उस कंडीशन में है अगर मैं यहाँ पे फिर से स्टेशन चेंज करता हूँ। यहाँ से जो रीडिंग लूंगा बैक साइड, फिर लूंगा फोर साइड। ये तो ये एक केस हो गया। इंटरमीडिएट साइड्स कहाँ आती है? मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, फर्स्ट रीडिंग मैंने बैक साइड ले ली। अब यहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस की मैं लेवल ले रहा हूँ। यहाँ पे लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन सब की जो रीडिंग आ रही होंगी वो इंटरमीडिएट साइड्स आ रही होंगी। और जो लास्ट रीडिंग में लूंगा बिफोर चेंजिंग द स्टेशन, ये कहलाएगी फोर साइड। यहाँ से जो यहाँ लास्ट आएगी, अगेन मैं यहाँ पे चेंज जब करता हूँ, फर्स्ट रीडिंग बैक साइड, फिर नेक्स्ट रीडिंग आगे। तो कहता है लेवलिंग एक्सरसाइज में कौन सी साइड्स लेते हैं एट अ चेंज पॉइंट। जहां हम चेंज करते हैं वहां कौन कौन सी रीडिंग लेते हैं? फोर साइड, बैक साइड और ये तो दोनों लेते हैं, फोर साइड एंड बैक साइड। वेरिग्नन्स प्रिंसिपल इज यूजफुल इन बैलेंसिंग द क्लोजिंग एरर। वेरिग्नन प्रिंसिपल यूज होता है मोमेंट के इसमें। ये कहता है किसी रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो मोमेंट आ रहा है किसी पॉइंट पे, वो इक्वल टू होगा कंपोनेंट फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आ रहे होंगे उसी पॉइंट के समेशन के। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत। ट्रेपेजॉइडल रूल इज यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ एरियाज, करेक्ट। सो स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट। थियोडोलाइट क्या मेजर करता है? वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये इन दोनों के मेजरमेंट में काम आता है।
क्लिनोमीटर कैन बी यूज्ड, क्लिनोमीटर कैन बी यूज्ड कह रहा है, इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं। क्लिनोमीटर मैंने बताया था, इसमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जब हम स्लोप में रखते हैं तो ये उसका एंगल दे देता है कहिए, या स्लोप दे देता है। तो वर्टिकल एंगल यस निकाल सकते हैं, स्लोप यस निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ अ ट्री निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से ये डिस्टेंस आई, इससे ये एंगल आया, यहाँ से हमने हाइट मेजर कर ली, तो इससे हम तीनों चीज मेजर कर सकते हैं। इन अ होल बियरिंग सिस्टम द बियरिंग ऑफ लाइन वेरीज फ्रॉम 0 to 90, रॉन्ग। होल बियरिंग सिस्टम में हम नॉर्थ से चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और पूरा वापस आते हैं, तो 0 to 360 डिग्री लेते हैं, ये करेक्ट है। रॉन्ग है, सॉरी। एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज 0। इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, सो देयरफॉर द डिप इज 0, ये करेक्ट है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड टू सेट आउट 45 डिग्री एंगल्स या 90। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इसी के लिए यूज होता है, करेक्ट है। क्वाड्रेंटल बियरिंग वेरीज फ्रॉम 0 to 360, रॉन्ग है। इसमें हम 0 to 90 हर क्वाड्रेंट में चलते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और इसमें हम हमेशा लेते हैं या तो नॉर्थ से या साउथ से। नॉर्थ से इधर, नॉर्थ से लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ से राइट, साउथ से लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे मेजर होता है क्वाड्रेंटल में, तो ये रॉन्ग है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बी एंड सी आर करेक्ट। क्यूमुलेटिव एरर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनसेटिंग एरर्स, करेक्ट है, क्योंकि क्यूमुलेटिंग एरर ऐड होते जा रही है, ऐड होते जा रही है, और ये एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ी एरर हो जाती है। कंपनसेटिंग एरर जो है एक्सीडेंटल एरर हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एरर हैं, ये आपस में ही कट आउट हो जाती है, कोई प्लस में होगी कोई माइनस में होगी, बैलेंस आउट हो जाती है। ऑल क्यूमुलेटिव एरर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये रॉन्ग है। कुछ एरर जैसे कि जो टेम्परेचर के कारण है या कुछ माइन्यूट एरर्स हैं वो इतनी नहीं होती जितना इंस्ट्रूमेंटल एरर है, टेप एरर है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, जिसमें हर रीडिंग ही गलत आ रही है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर से, तो ये रॉन्ग है। क्यूमुलेटिव एरर आर मोर, ये करेक्ट है। द मोर टाइम्स अ लाइन इज मेजर्ड द मोर लाइकली एक्सीडेंटल एरर इज टू डिसअपियर, करेक्ट है। एक्सीडेंटल एरर जो एक्सीडेंट से होगी, अगर मैं कई बार उसको मेजर करूं तो एरर के गायब होने के चांस बढ़ जाते हैं, ये करेक्ट है। वेरिएशन इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन कंपनसेटिंग एरर, रॉन्ग। अगर मेरा सपोज टेम्परेचर बढ़ा है, मेरे टेप की लेंथ बड़ी है, तो वो क्यूमुलेट होते जाएगा, वो कंपनसेट नहीं होगा, एक बार लेंदी है या एक बार छोटा, ऐसे नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर हो गया क्या? ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोपिक एलिडेड, एलिडेड क्या होता है? प्लेन टेबल सर्वे में हम इसको पुट करते हैं, ऐसे एक स्केल लगा होता है, एक ऑब्जेक्टिव वेन, एक आई वेन, यहाँ से देखते हैं इस हेयर के सामने जहाँ पे मेरा साइट हो जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को एलिडेड कहते हैं। ये सिंपल एलिडेड है, जिस साइड रीडिंग होती है इसको फिड्यूशियल एज कहते हैं। हम डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करके स्केल पे प्लॉट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक क्या होता है? उसमें ऐसे देखने की जगह, हेयर से देखने की जगह टेलीस्कोप लगा होता है फॉर बेटर साइटिंग, फॉर एक्यूरेट लाइन ऑफ साइट, करेक्ट है। टेलीस्कोपिक इज फिटेड इनटू ए फ्रेम, ए फ्रेम में फिटेड होता है ज़्यादा, इसके लिए ये भी करेक्ट है। मे बी प्रोवाइडेड विद स्पिरिट लेवल टू हेल्प लेवलिंग, स्पिरिट लेवल के साथ प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हम लेवल भी कर पाएँ कि एग्जैक्टली बैलेंस्ड है नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है कि नहीं है, ऑल आर करेक्ट। ट्रेवर्सिंग इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल किसको कहते हैं हम? एक मेरा ट्रेवर्स है, ए से चला है, ए से बी गया, सी गया, डी गया और वापस ए गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है लेट्स से, तो ए टू बी गया, बी टू सी गया, प्रिसीडिंग लाइन, सक्सीडिंग लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। ये बाहरी क्यों बनाया है, एक्सटीरियर ही क्यों बनाया, प्रीसीडिंग लाइन से सक्सीडिंग लाइन पे बनेगा, इसके अपोजिट नहीं होगा। तो ये हो गया एक्सटीरियर, जब मेरा ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज मेरा ट्रेवर्स यहां से चला होता, सपोज ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में चलने की जगह ए से डी गया होता, सी गया होता, बी गया होता, ए आ जाता इस डायरेक्शन में। तो प्रीसीडिंग लाइन ये है, सक्सीडिंग लाइन ये है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनेगा। इनको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल में भी एक्सटीरियर और इंटीरियर, डिपेंड करता है ट्रेवर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑप्शन ए, इंक्लूडेड एंगल आइदर ऑफ टू एंगल्स फॉर्म द सर्वे लाइन शुड बी मेजर्ड क्लॉकवाइज, करेक्ट है। द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द बैकस्टैंड मे बी इंटीरियर और एक्सटीरियर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, ये भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ऑटो लेवल के बारे में क्या है, ऑटो लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें स्टेडिया हेयर होते हैं, वो इंटरसेप्ट बनाते हैं, इसकी हेल्प से हम हाइट या डिस्टेंस और सब निकाल लेते हैं। तो ये कह रहा है वर्टिकल एंगल्स कैनॉट बी मेजर्ड, रॉन्ग है, इट कैन बी मेजर्ड। हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड, हॉरिजॉन्टल एंगल ये मेजर ही नहीं करता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वर्टिकल एंगल्स कैनॉट बी मेजर्ड, तो ए इज इनकरेक्ट है, इट कैन बी मेजर्ड। horizontal angles are accurately measured, it is also incorrect, so both are incorrect. ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग में बताया था अभी मैंने, एक बेस लाइन या कुछ चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम एलिवेशन सब निकाल लेते हैं। बेस एक्सेसिबल, द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रेफरेंस लाइन इट्स एक्सेसिबल, एक्सेसिबल होना चाहिए, मेजर करना होना चाहिए। इन केस में एक्सेसिबल नहीं है तो मैं ऐसे प्लेन में रखता हूं कि मैं सपोज यहां पे एक्सेसिबल नहीं है पर यहां से मैं एग्जैक्टली इनकी डिस्टेंस देख पाऊं। बेस अगर इनएक्सेसिबल है तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट cannot be measured between two instrument station are used so that they are in the same vertical plane of elevated object, so both statements are correct. Which of the option represents geocentric geodetic reference system GPS? अभी आप लोगों में से जितने भी लोग GIS का यूज करेंगे फ्यूचर में, गूगल अर्थ है, गूगल इंजन है, पहले ArcGIS और अदर सॉफ्टवेयर होते थे जिसमें हम सैटेलाइट इमेज को प्रोसेस करके वैल्यूज निकालते हैं, ग्लेशियर कितना मेल्ट हुआ, फॉरेस्ट कितना चेंज हुआ, सॉइल में क्या चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें। तब आपको ये कोऑर्डिनेट का मतलब पता चलेगा। WGS कोऑर्डिनेट है, बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है। WGS मतलब वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम। 84 कुछ नहीं है, 1984 का, 1984 में शायद ये आया था, इसलिए यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करते हैं सब, ठीक है। जीपीएस एक्यूरेसी में कौन सा सही है? अमाउंट ऑफ जीपीएस मेमोरी, हाइट ऑफ जीपीएस इंस्ट्रूमेंट, नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जितने ज़्यादा सैटेलाइट होंगे एक्यूरेसी बढ़ता है। क्यों? एक सैटेलाइट ने कुछ डिस्टेंस मेजर की, वैल्यू भेजी, दूसरे ने मेजर की, वैल्यू भेजी, तीसरे ने मेजर की, वैल्यू भेजी। कई बार कहीं का रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहीं या तो गलत आता है, शेडो फॉर्म होती है, कई बार एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस होता है जिसके कारण ये वैल्यू चेंज आएंगी। तो हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे थ्रू लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, उतना ज़्यादा जीपीएस हमारा एक्यूरेट हो जाएगा। सो जीपीएस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ जीपीएस। GIS स्टैंड्स फॉर, GIS की अभी बात कर रहे थे, GIS इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ट्रिग्नोमेट्री यूज करके डिस्टेंस और एंगल कौन सा सर्वे यूज करता है? दैट इज ट्रायंगुलेशन सर्वे. ट्रायंगुलेशन सर्वे यूजेस एंगल एंड डिस्टेंस टू मेजर. ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व क्या होता है ये बता देते हैं थोड़ा. ट्रांजिशन कर्व आपने हाईवे में भी पढ़ा होगा. ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? ये मेरा सपोज एक हाईवे जा रहा है और आगे किसी ऑब्स्टेकल के कारण या डायरेक्शन चेंज होने के कारण किसी भी पर्पस से मुझे टर्न देना है और ये मेरा सर्कुलर कर्व है जिस रेडियस का मुझे चाहिए होता. ये रेडियस भी हमने निकाल लिया होता है E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर से. लेटरल फ्रिक्शन, सुपर एलिवेशन, वेलोसिटी, रेडियस. ठीक है. अब बात है कि मैं स्ट्रेट कर्व को या स्ट्रेट लाइन को सीधा सर्कुलर तो सडन नहीं कर सकता हूं. तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां जब कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रांजिशन देते हैं. जीरो से कैसे सर्कुलर पे आएगा इसका एक ट्रांजिशन देते हैं. इसको कहते हैं ट्रांजिशन कर्व. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में मेरा सुपर एलिवेशन कितना था? 0. सर्कुलर कर्व पे सपोज मेरा सुपर एलिवेशन है, मान लेते हैं E. तो ट्रांजिशन कर्व का यहां पे सुपर एलिवेशन कितना होगा? 0. और यहां पे सुपर एलिवेशन कितना होगा? E. और ये एक रेट पे देगा, यानी कि इस जगह पे सुपर एलिवेशन कितना होगा? माइल्डली बढ़ा होगा. इस जगह पे सुपर एलिवेशन कितना होगा? थोड़ा और हमने दे दिया होगा. और यहाँ आते आते मैंने पूरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया होगा. तो ये पर्पस है ट्रांजिशन कर्व का. एक तो ये सर्कुलर कर्व और मेन कर्व को जोड़ती है, दूसरा सुपर एलिवेशन को स्लोली प्रोवाइड करता है, सडनली नहीं बढ़ता है. तो ये है ट्रांजिशन कर्व. शुड मीट स्ट्रेट, ओरिजिनल स्ट्रेट है, इससे ट्रांजिशन कर्व ऐसे ही मिलना चाहिए, टेंजेंशियली करेक्ट है. शुड मीट सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, सर्कुलर कर्व से भी ये एग्जैक्टली टेंजेंशियली ही मिलना चाहिए, करेक्ट है. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर शुड बी सेम एज दैट एज इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन, क्योंकि हमें थोड़ा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हुए फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ले जाना है. तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर भी उसी लेवल पे होता है. तो ये भी करेक्ट है. ऑल आर करेक्ट. सिंपल कर्व्स. सिंपल कर्व क्या होता है? ये कोई दो पॉइंट है, इनके बीच में जो प्रोवाइड किया ऐसे होता है सिंपल कर्व. ये होता है पॉइंट ऑफ कर्व, यह है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये जो मैं पॉइंट ले जा रहा हूं और ये जो मैंने कैलकुलेट करके लाया, ये दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए. तो यही चेक अप्लाइड होता है. फर्स्ट ऑप्शन है द लास्ट पॉइंट सो लोकेटेड मस्ट कोइंसाइड विद द पॉइंट ऑफ कर्व फिक्स्ड इंडिपेंडेंटली बाय द मेजरमेंट. जो भी लास्ट पॉइंट मेरा आएगा कर्व का, वो इनसे एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए, मीट करना चाहिए. ठीक है. कंटूर इंटरवल का क्या पर्पस है मैप में? कंटूर इंटरवल क्या मैप करता है? एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइंस. ऐसे करके हमारे कुछ कंटूर होते हैं. सपोज ये हिल का है, बीच में हाइट बढ़ रही है, हम हिमालय देख रहे हैं. यहाँ पे था मान लीजिए 3000 मीटर, यहाँ पे हो गया 4000 मीटर, यहाँ पे हो गया 5000 मीटर. तो ये मुझे क्या बताता है? एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव कंटूर्स. दो कंटूर के बीच में कितना एलिवेशन डिफरेंस है ये बताता है मेरा कंटूर इंटरवल. इसी को कंटूर इंटरवल कहते हैं. यहाँ पे कितना है? 1000 है. Parallelism is the principle used in which states all rays drawn through various details to pass through survey station. सर्वे स्टेशन से पैरेलली हर रे जानी चाहिए. ये हम कहते हैं प्लेन टेबल में. मैं यहाँ स्टेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट साइड किया, उसके पैरेलल एलिडेट लगा के खींच दिया. यहाँ पे कोई पॉइंट साइड किया, पैरेलल खींच दिया. यहाँ पे कोई पॉइंट साइड किया, पैरेलल खींच दिया. यहाँ पे कोई पॉइंट साइड किया, पैरेलल खींच दिया. सेम डिस्टेंस के स्केल पे यहाँ पे प्लॉट कर दिए.
तो ये होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। इस क्वेश्चन में अभी थोड़ा डाउट है, इसको फिर ऑप्टिकल प्लमेट क्या होता है। अभी आजकल आप अगर टोटल स्टेशन देखेंगे नए, तो क्या होता है, पहले हम करते थे कि हमने लेवल लगाया, अब मेरा पॉइंट ए है, मुझे कैसे पता है कि ए पे ही खड़ा हूँ, सेंटरिंग करने के लिए मैं एक प्लम बॉब लटकाता था यहाँ पे, या स्टोन लटकाते हैं, कुछ भी लटकाते हैं, वो हमारा ड्यू टू ग्रेविटी एकदम सेंटर पे जाता है। कई बार विंडी होता है, कुछ होता है। अब यहाँ पे अगर वो सेंटर पे भी है तो भी ये गैप के कारण हो सकता है मैं पॉइंट स्लाइड लेफ्ट राइट या कुछ कर दूं। अभी ऑप्टिकल इसमें क्या होता है, एक लेज़र आता है सीधे, और वो एग्जैक्ट पॉइंट करता है कि आपका थियोडोलाइट का सेंटर कहाँ पे है, डायरेक्ट ड्रॉप होता है ग्राउंड पे। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल प्लमेट। तो सेंटरिंग के लिए काम आता है इंस्ट्रूमेंट के, एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ theodolite. Optic theodolite for measuring angles, no. Compensating any tilt, no, no. Not a disadvantage. इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, नॉट अ डिसएडवांटेज। तो हमने पहले क्या करना है, डिसएडवांटेजेस काउंट करने हैं और फिर उनको निगेट कर देना है, उन ऑप्शन को नहीं चूज करना है। यहीं पे बच्चों से गलती होती है, वो कहते हैं सर मुझे तो सब आता था और मैंने शायद करेक्ट भी किया है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में होता है। तो इट इज ऑफ अ ग्रेट इनकन्वीनियंस इफ द मैप इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट स्केल। करेक्ट है, प्लेन टेबल सर्वेइंग का मैप अगर मुझे डिफरेंट स्केल पे प्रोवाइड करना है तो मुझे वापस से पूरा वो करना पड़ता है, इंटरसेक्शन रिसेक्शन के लिए प्रॉब्लम होती है। ये डिसएडवांटेज को अभी मैं टिक कर रहा हूं। इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क, बहुत एक्यूरेट नहीं करता है। करेक्ट है, मैं साइड करके प्लॉट करते जा रहा हूं, क्विक होता है, फास्ट होता है, पर बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, ये भी डिसएडवांटेज है। नॉट यूजफुल इन मैग्नेटिक एरिया, डिसएडवांटेज नहीं है, इट इज यूजफुल इन मैग्नेटिक एरिया। क्यों यूजफुल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट हो, क्या बोलते हैं हमें उसे, लोकल अट्रैक्शन हो, ऐसी कोई इशू नहीं आता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज है। इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर रेनिंग सीजन। इनकन्वीनियंट होता है, रेन में आप कैसे प्लेन टेबल सेटअप करेंगे, शीट कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ तक कि ये मॉर्निंग इवनिंग में भी सेटअप नहीं करते हैं, शीट फूल जाती है उसमें। तो ये तीन तो डिसएडवांटेज है। विच इज नॉट अ डिसएडवांटेज, तो आंसर आपका आएगा ये, इट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम प्लेन टेबलिंग में यूज करते हैं। 3 नोन पॉइंट मेरे पास, 3 की लोकेशन मिल गई है। अब यहां से मुझे प्लेन टेबल की लोकेशन फाइंड करनी है। ये तीनों की नोन लोकेशन मुझे मिल चुकी है, तो मैं कैसे रिसेक्शन करूंगा, कैसे वर्क करूंगा, इस प्रॉब्लम को ही कहते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। ट्रेसिंग पेपर एक तरीका होता है, बेसल मेथड एक तरीका होता है, लेहमान होता है। रैंकाइन कोई तरीका नहीं है 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इज नॉट रिलेटेड है, तो रैंकाइन मेथड नहीं है। कंटूरिंग यूज्ड इन हिली टेरेन बाय रेडियल लाइंस, कौन सा मेथड यूज होता है कंटूरिंग करने में। एक सर्वे हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं टैक्योमेट्रिक सर्वे। इसमें हम एक ही जगह स्टेशन लगा के, एक ही जगह अपना इंस्ट्रूमेंट लगा के मल्टीपल जगह के हम साइटिंग कर सकते हैं और मल्टीपल जगह के लेवल ले सकते हैं, जो कि हिली टेरेन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिसके कारण मुझे बार बार स्टेशन नहीं बदलना पड़ता है और हमारे लिए ईजी पड़ता है। और हाइट लेवल निकालना हो, एलिवेशन निकालना हो, तो कंटूरिंग होते जा रही है। तो इन हिली रीजन टैक्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड। आइसोगोनिक लाइंस, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब इसने तो थोड़ा हिंट भी दे दिया कि आइसोगोनिक डेक्लिनेशन से रिलेटेड है। होता क्या है डेक्लिनेशन, एक होता है हमारा ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ साउथ जिसको कहते हैं हम। ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं,
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और एक होता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, इसको मैग्नेटिक मान लिया। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कैसे होता है? अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से, मैग्नेटिक नीडल जहां मेरी पॉइंट करती है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आता है। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ बहुत कम कम समय में चेंज होते रहता है, ठीक है। ट्रू नॉर्थ एंड साउथ इतना चेंज नहीं होता है। ट्रू को हम मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड ही है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ चेंज होते रहता है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है या कितना एंगल है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, कितना है, ठीक है। तो आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन, ये दो लाइंस होती हैं। आइसोगोनिक होती है जो सेम डेक्लिनेशन के लाइन को जोड़ते हुए चले पॉइंट्स को। एगोनिक होती है जो जीरो डेक्लिनेशन के पॉइंट को जोड़ती है, यानी जहां पे ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ कोइंसाइड कर जाए। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइसोगोनिक। इट इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ सेम डेक्लिनेशन, करेक्ट। कंप्लीट ग्रेट सर्कल नहीं बनता है, ये भी करेक्ट है। रेडिएट्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ साउथ से निकलती है तो वहां से रेडिएट होते हैं। और फॉलोज इरेगुलर पाथ, हर जगह पे अलग होता है। चेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग लीनियर मेजरमेंट, करेक्ट है। चेन सर्वेइंग लीनियर मेजरमेंट के लिए ही यूज होती है। ट्रेवर्सिंग नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस फॉर्म अ फ्रेमवर्क, यही ट्रेवर्सिंग की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ सर्वे लाइंस जो कनेक्ट करेंगे फ्रेमवर्क, डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेप, ये भी करेक्ट है। पर ये इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, तो यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट ट्रू, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। टाइप ऑफ टेप्स यूज्ड इन चेन सर्वे, कौन कौन से टेप यूज होते हैं? लिनन यूज होता है, मेटलिक यूज होता है, स्टील यूज होता है, एक और यूज होता है इनवार टेप। ये स्टील और निकल का एलॉय से बनता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन अभी हमारे पास है कि इनमें से कौन कौन से टेप चेन सर्वे में यूज होता है, तो ऑल दी अबव। टेम्पररी एडजस्टमेंट ट्रांजिट थियोडोलाइट का कौन कौन सा नहीं है? पहले तो ये क्वेश्चन अब आप पढ़िएगा कि ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, कब हम थियोडोलाइट को ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। तो प्लेसिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली एट अ कन्वीनियंट हाइट, ओके है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है ऑब्जेक्टिव और क्रॉस हेयर के बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन, शुड बी एट अ राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रॉन्ग। मेकिंग द वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल, फुट स्क्रूज से हम उसको सब कर रहे हैं, करेक्ट है। सो देन 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। The line joining between any stations is considered to be straight in geodetic surveying, wrong। जियोडेटिक हम कंसिडर ही तब करते हैं जब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, जब हम लार्ज डिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, सर्वेइंग कर रहे होते हैं, तब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम इसे नहीं कंसिडर करते हैं। तो स्ट्रेट नहीं होगी, जियोडेटिक में कर्व्ड होगी। एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इन प्लेन सर्वेइंग, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों इंटरचेंज हो गया है। लाइन ज्वाइनिंग शुड बी स्ट्रेट इन प्लेन सर्वेइंग एंड curvature of earth is taken in account in geodetic surveying, so both are incorrect. If ascending gradient mean, what will be the deviation angle? ascending gradient, descending कह रहे हैं deviation angle कितने से होगा? 1 in 50 है, ascending है प्लस, 1/100 है माइनस, सो ये आता है 1/50 माइनस 1/100, तो ये आ गया 3/100.03, ये हो गया डिविएशन एंगल 0.03। लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ एक्चुअल स्टाफ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर इज लेंथ ऑफ इमेज
अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, किसी चीज़ की इमेज की लेंथ और उसका एक्चुअल लेंथ स्टाफ पे या कहीं पे भी। तो 0.03 मीटर का ध्यान, यूनिट्स का ध्यान देना है, बाई 0.9, 3/90, 1/30, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। RL ऑफ पॉइंट A इज 110 मीटर। ए पॉइंट है, इसका RL दिया है 110 मीटर। एंड बैक साइड रीडिंग ऑन A, स्टेशन सेटअप किया, बैक साइड रीडिंग किस पे लेंगे, नॉन RL पे। बैक साइड रीडिंग कह रहा है 2.635 है। तो इस हिसाब से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो गई, 112.635। ठीक है, 112.635 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। फोर साइड रीडिंग ऑन भी, फोर साइड रीडिंग ले रहा हूं मैं। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम रहेगी। सीलिंग पे B पॉइंट है मेरा, यहां से रॉड हमने उल्टी पकड़ी है। इट इज 2.635, 2.635। तो RL ऑफ B विल बी, B का RL क्या होगा, ये HI प्लस फोर साइड। तो 112.635 प्लस 2.635, 072.511। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक।